जनरलिस्ट है कि 48 सीट है, कोई फर्स्ट सेकंड रैंक कोई सेकंड रैंक कुछ नहीं है, नहीं होता क्योंकि सभी को राइट। एक समान जॉब मिलती तो वहाँ एक फिर क्यों सवाल। ऊपर नीचे करना। मैंने हिंदी में दिया था क्योंकि मैं अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता हूँ। नाबार्ड में ऐसा कोई बायसनेस नहीं है, आप हिंदी इंग्लिश फिर तो दोनों। बहुत फेज वन के बाद ही आप स्टार्ट किए थे राइटिंग वाला पार्ट कि पहले से शुरू कर दिया? अगर मेरे को लिखना है कहीं पे आत्मनिर्भर भारत और मैंने आत्मनिर्भर भारत को कैपिटल में लिख दे, हाईलाइट हो जाएगा। ग्रामरली के हिसाब से वो चीज गलत है। गलत है राइट। जो बेसिक फाउंडेशन होता है इंग्लिश का वो कुछ भी नहीं बना था। नहीं है कभी। ऐसा सीन था कि एफओ में भी फेल हो चुका था, अच्छा। और एपीडा असिस्टेंट मैनेजर भी दो तीन बार दिया। पहली हम्म। एक बार दिया था तो कुछ एक दो नंबर से नहीं क्लियर हुआ था, और फिर दूसरी बार दिया तो उस टाइम किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मेरे पास अब लास्ट नाबार्ड था, और अगर ये नहीं होता तो फिर हरियाणा एडीओ का मेंस बाकी है, तो अभी कोर्ट केस चल रहा है। मैंने इस बार प्री को अराउंड 30 डेज के आसपास दिया था। पीएबी में देखिए, अब जैसे मेरा यूपीएससी बैकग्राउंड था तो मैंने 4 या 5 महीने का पढ़ा था। अच्छा। पीडीएफ निकाल लो और उसको बार बार रिवाइज करते चलो। So hello everyone, welcome to Bro Academy. So guys, today we have with us कपिल पटलिया जो कि मध्य प्रदेश से हैं। और आप सभी ने देखा होगा कि नाबार्ड ग्रेड ऑफिसर जो 25 की वैकेंसी थी उसका फाइनली रिजल्ट आउट हो चुका है, और कपिल ने उसमें अच्छा खासा स्कोर किया और ये फाइनल लिस्ट में अभी अपना नाम दर्ज कर चुके हैं। तो बहुत बहुत बधाई कपिल आपको। थैंक यू वेरी और मच। थोड़ा थैंक सा यू वेरी मच आपका सर। बैकग्राउंड जानना चाहेंगे क्योंकि आपने हमें कुछ टाइम पहले बात की तो आप बता रहे थे कि मैंने यूपीएससी के अटेम्प्ट भी दिए हैं। तो नाबार्ड की तरफ शिफ्ट कैसे बढ़ा, थोड़ा सा बैकग्राउंड वगैरह जानना चाहेंगे हम। पहले तो मैं जैसे बीएचयू से ग्रेजुएशन किया, ओके। और उसके बाद में लगातार यूपीएससी में थ्री सीसेट की वजह से मुझे फेलियर मिला था, जीएस हर बार क्लियर था। हम्म। और फिर हुआ क्या, मुझे ये नहीं पता था कि नाबार्ड कुछ असिस्टेंट मैनेजर का कोई एग्जाम लेता है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं रहती तो पता भी अच्छा। नहीं रहता। राइट। और हाँ, तो फिर उसके बाद 23 में अटेम्प्ट दिया। तो मुझे ये भी कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं प्रीवियस का क्लियर कर सकता हूँ, क्योंकि उधर इतना फेल हो चुका था कि इधर कॉन्फिडेंस तो जीरो था। अच्छा। तो जस्ट 16वें दिन रिजल्ट आया और 30 डेज का गैप था प्री और मेंस में। तो ओके। 14 डेज बाकी थे, तो हम्म। एनी हाउ वो जाके पेपर दे दिया, बट कोई समझ में नहीं आया था। बट जब रिजल्ट आया तो लगा कि यार हाँ, ये किया जा सकता है, जब कुछ नहीं किया और इतना अच्छा मार्क्स मिला था। तो ये फिर हम्म। 24 में वापस मैंने अटेम्प्ट दिया। तो तब अच्छा। मेरा यूपीएससी सीएससी का मेंस था। तो मेरे पास अच्छा। सिर्फ मुझे श्योर था, प्रीलिम्स में 100% श्योर था मैं इसका मेंस दे रहा हूँ। अच्छा। बट वो फाइनली क्या हुआ कि मेरे पास सिर्फ 20 दिन बचे थे, क्योंकि यूपीएससी का प्री खत्म, मेंस खत्म हुआ, फिर वो हम्म। ये था। तो फाइनली यहाँ भी नहीं हुआ। फिर 25 में मेरा नाबार्ड का ये श्योर था कि मैं इस बार यूपीएससी होल्ड मारूंगा और सीधा नाबार्ड अच्छा। की साइड जाऊंगा। इसके बीच में हम्म। मैं और भी एग्जाम दे रहा था और फेलियर फेस करते ही जा रहा था। कि दो अच्छा। बार एफओ दिया। इवन 23 में एफओ दिया, 0.33 से नहीं क्लियर हुआ, वेटिंग लिस्ट में था। और ओके। 24 में एफओ का प्री ही नहीं क्लियर हुआ। और अच्छा। प्री नहीं क्लियर होना मतलब पूरा एक हफ्ते में 3-4 फेलियर साथ में, मतलब 7 बार का कुछ भी नहीं हाथ में, वैसा था। हम्म। और फिर अभी 25 में वापस दिया था एफओ, वापस फेलियर यहाँ पे देखा। अच्छा। ठीक है कि मैं भी नाबार्ड ही इंतजार कर रहा था मेरा। हाँ सही नहीं। मतलब स्ट्रगल तो देखा है आपने, और जिस तरीके से आपने बताया अपने फेलियर के बारे में, फाइनली जो अभी आप जो सक्सेस मिली है आई थिंक वो जस्टिफाई कर पा रहे हैं आप, और अच्छा फील हो रहा होगा मुझे लगता है हाँ आपको। हाँ 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 हाँ। तो यार मैं जानना चाहता हूँ कि लाइक आपने बताया कि 2 अटेम्प्ट पहले भी दिए, अब बहुत ही कम टाइम आपको मिला था उसके लिए भी, और यहाँ तक हम देखते हैं कि हाँ बच्चे हाँ। साल भर तैयारी करते हैं, फेज वन क्लियर करने में बहुत दिक्कत आती है उन्हें। तो आप कैसे 10-15 दिन पढ़ के हम्म। फेज वन निकाल ले रहे हैं, मेंस में आप श्योर हैं कि मेंस में बैठ रहा हूँ मैं कैसे? इसमें कुछ चीजें ऐसी है कि आपको ना मतलब कोई भी एग्जाम में बैठे, जैसे मैंने तो काफी एग्जाम, मुझे लगता है मैंने एक बार काउंट किया था कि मैं 25 एग्जाम्स में फेल हो चुका हूँ। अरे बाप 25 रे। एग्जाम्स सिर्फ अकेली अकेली एग्जाम, ऐसा नहीं कि प्री मेंस और इंटरव्यू, ऐसा नहीं, सिर्फ अकेले अकेले एग्जाम्स। हम्म। तो मुझे ये श्योर था कि आपको पता होना चाहिए कि वो अगले 2 घंटे में किस वे में काम करना है। कुछ लोग होता हम्म। क्या है कि मेरिट सेक्शन में खूब टाइम दे देते हैं और बाद में पता चलता है डिसीजन मेकिंग क्लियर ही नहीं हुआ, और या फिर सही। हम डिसीजन मेकिंग पे जा ही नहीं पाए, कुछ ऐसा हो हम्म। जाता है। राइट। तो वहां पे क्या है ना कि टाइम अलोकेशन आपको पहले होना चाहिए कि मैं जाके डायरेक्ट मेरिट दूंगा, 30-35-40 मिनट में वो मेरिट कंप्लीट कर दूंगा। क्योंकि कुछ लोगों का क्वांट रीजनिंग और ये सब वीक होता है, उधर टाइम दूंगा, ताकि मुझे एग्जाम, मेरा मकसद यही था एग्जाम में ही कंफर्म हो।
कि मैं मेंस दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको अच्छा। ये कंफर्म हो गया ना, तो बाजी आपके हाथ में बहुत हद तक आ जाएगी। क्योंकि ऐसा है लाइक कि आप फिर वो 30 दिन लगातार कॉन्फिडेंट के साथ पढ़ोगे। अच्छा अच्छा, लाइक और अगर जब कहीं ना कंफर्मेशन आने के लिए भी तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई, मैंने ये कंटेंट पढ़ा हुआ, क्योंकि सिलेबस बहुत ही वास्ट है, एआरडी एएसआई का हम देखते हैं। अब स्टैटिक भी हाँ हाँ पढ़ना हाँ है, हाँ हाँ। करंट भी पढ़ना है, जी भी पढ़ना है, एआरडी भी पढ़ना है। तो कैसे, थोड़ा सा बताइए फेज वन हम्म। का आपने कैसे, आप आप कंफर्म थे हर बार हम्म। कि मेरा हो रहा है? देखिए ऐसा है ना कि इसमें पूरा मैं सब्जेक्ट वाइज अलोकेशन करूंगा। हाँ। पहले मेरिट पे आते हैं, फिर नॉन मेरिट पे आते हैं। सही। देखो जनरल अवेयरनेस जो आता है वो बहुत वास्ट है। उसको तो उसमें हम्म आप थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखिए। थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देख लीजिए, और जो भी मतलब ओवरऑल ब्रॉडर टॉपिक पे जो क्वेश्चंस आते जा रहे हैं उनको थोड़ा हम्म। देख लीजिए। क्योंकि राइट। यहाँ पर अपन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कौन सा क्वेश्चन आएगा, जनरल अवेयरनेस बहुत पास हो गया। सही। पर जो एआरडी है, एआरडी में फिशरी के टॉपिक अच्छे से आते हैं, पोल्ट्री के आते हैं, और एनिमल हम्म हस्बेंड्री के आते हैं। थोड़ा बेसिक सॉइल साइंस आता है। आपको हम्म। पीएचडी नहीं करनी है, पर आपको पता सही। होना चाहिए कि थोड़ा जनरल वे में इंफॉर्मेशन हो कि यार हाँ इसका ये होता है, इसका ये होता है। और हर बार क्वेश्चन मतलब ना वही वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। कि राइट। अगर एआरडी साइड देखा जाए कि, और ऐसा नहीं है कि बहुत वास्ट है। हम यूपी मेरे को लगता है कि यूपीएससी का सिर्फ ऑप्शनल कंप्लीट करने में पूरी मैं नाबार्ड निकाल के रख सकता हूँ। निकाल रखता हूँ, अरे इतना वाह। मतलब उधर का वास्ट है, उधर का बहुत वास्ट है। ओ और फिर भाई। दूसरा है इकोनॉमी वाला सेक्शन है ना। तो हाँ। उधर ऐसा है कि आप थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर के बारे में अच्छा सा पढ़ लीजिए। बैंक, क्योंकि ऐसा है ना कि एक तो एग्रीकल्चर, बैंकिंग सेक्टर और इकोनॉमी के बारे में कितना भी पढ़ लीजिए आप, कभी अगर नाबार्ड कर रहे हो तो वो आपको फायदा ही देगा। क्योंकि आप राइट। इंटरव्यू स्टेज पे बैठोगे, आप मेंस पे बैठोगे, तो कहीं ना कहीं वो प्लस पॉइंट में ही रहेगा। सही और सही। आपको अवेयरनेस हो जाएगी इस चीज की। तो हम्म। और प्री फेज में बजट और इकोनॉमिक सर्वे जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन सही। आते हैं। और एनुअल रिपोर्ट को तो एक मनीष सर है, तो उन्होंने हम्म। एनुअल रिपोर्ट पे वीडियो बनाया। अच्छा मैंने उस एनुअल रिपोर्ट को मुझे लगता है कि मेंस देने के पहले ही 15 बार पढ़ लिया होगा, और इंटरव्यू अच्छा। के बाद तो और कई ज्यादा बार पढ़ा है एग्रीकल्चर उसको, का मुझे एनुअल लगता है रिपोर्ट लाइन बाय। बता रहे हैं? नहीं नहीं, नाबार्ड का एनुअल रिपोर्ट। नाबार्ड का एनुअल रिपोर्ट, अच्छा अच्छा। नाबार्ड, हाँ हाँ। हाँ, और एग्रीकल्चर का भी अगर कोई मिनिस्ट्री के द्वारा सर्वे निकाला जा रहा है तो उसको पढ़ लीजिए। रीजन ये कि आपको पता तो चलेगा कि इसका क्या चल रहा है, कंट्रीब्यूशन कितना है। वह एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछेगा इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। और आपको राइट एटलीस्ट राइट। पता होना चाहिए कि भैया एग्रीकल्चर में लेबर फोर्स का क्या है, या वुमेन का कंट्रीब्यूशन क्या है, ये सब कुछ पता होना चाहिए इस तरीके से। और डिसीजन मेकिंग का है कि एक बार 3 या 4 पेज, 4-6 पेज का एक नोट्स बना लो, और उसको ही बार बार रिवाइज करो, क्योंकि वहां 2 या 4 नंबर लाना है, काम बन राइट। जाता है। कंप्यूटर का भी सेम है सेम कि है। एक बार इनिशियल स्टेज में करना है, आप उसको 4 महीने पहले करके रख दो, ताकि एट द लास्ट में पैनिक क्रिएट ना हो। ये फिर क्वांट क्यूआरी का तो, रीजनिंग। और क्यूआरी का तो बच्चे करते ही रहते हैं जो एफ वाले रहते हैं अपना, हाँ उतना हाँ हाँ बेसिक हाँ मुझे हाँ लगता है कि काम हो जाएगा, उतना हाँ, डिफिकल्ट नहीं आता। बेसिक अभी डिफिकल्ट नहीं आता। अभी मेरा एक मित्र था, इफ्को में था, अच्छा। वो क्वांट की वजह से रुक गया है। तो ओह। इतना लाइटली भी नहीं रहना है, मतलब ये कि 4-6 क्वेश्चन तो आप एटलीस्ट कर लो कर पाओ, हाँ। इस तरीके से। सही हाँ हाँ। सही। क्योंकि पता है ना कि अगर आप कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाओ, सब जगह क्लियर कर लिए तो भी कोई काम की कोई बात नहीं मतलब नहीं। सही। है, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वहां पे यही है कि टाइम 2 घंटे में कौन मैनेज कर रहा है, वो मैटर करता है। और राइट राइट। क्वेश्चन आपको बताऊं कि एग्रीकल्चर से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो एफओ से काफी इजी आएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, और इजीली क्लियर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। सही। और ये सफिशिएंट है मुझे लगता है प्री तो के लिए। कपिल, हमने थोड़ा, आई थिंक हमने ऊपर ऊपर से बात कर, थोड़ा एक लेयर और डीप जाते हैं। मैं आपको हाँ हाँ जो मेरिट सेक्शन है उस पर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हाँ जीए हाँ आपने बताया कि बहुत वास्ट है। तो हाँ हाँ जो हाँ हाँ मतलब कभी नहीं पढ़ा जीए के बारे में, तो कैसे शुरुआत करे, हाँ। कहाँ तक कवर करे? और बच्चे देखो ऐसा। ज़्यादातर, और इसमें भी ये भी कवर कर दीजिए जो ये सब एआरडी का पार्ट है, स्टैटिक को छोड़कर ज़्यादा क्वेश्चन हम्म आते हम्म हैं, हम्म बोलते हैं कि स्कीम्स और पीआईबी के डाटा आपको पता होना चाहिए। तो कैसे वो कवर हम्म। करे, कितना कवर करे? देखो पहली बात बताता हूँ कि आप ना एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वाला, और ये मतलब 10-12 मिनिस्ट्री के इर्द गिर्द जो जो भी आ रहा है वो सब पढ़ लीजिए। और स्कीम्स छोड़ो मत, जितना अच्छे से आप डिटेल में पढ़ोगे वो ही काम में आएगा। राइट क्योंकि राइट। स्कीम्स बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप
मेंस स्टेज पे जब जाके देखोगे ना, तो हम्म। मैं बता रहा हूँ कि यूपीएससी वाला भी बंदा बैठता है, तो उसका ऑब्जेक्टिव सेक्शन देखता है, तो बाप बोले कि ये यूपीएससी को भी बाहर कर दिया है। हम्म। इतनी भयंकर भयंकर तरीके से वो मेंस स्टेज पे पूछता है। और जिसने अच्छा। स्कीम्स अच्छे से पढ़ लिया, उसको मेंस स्टेज पे और ज्यादा प्लस पॉइंट मिलेगा। एक ये हो हम्म। गया। फिर और कौन सा सब्जेक्ट की आप बात कर रहे हैं? पीआईबी। ये, पीआईबी हाँ। पीआईबी में देखिए, अब जैसे मेरा यूपीएससी बैकग्राउंड था, तो मैंने 4 या 5 महीने का पढ़ा था। अच्छा। पीडीएफ निकाल लो और उसको बार बार रिवाइज करते चलो, क्योंकि हम्म। एट द एंड वो मेंस में भी काम आएगा। ये प्री और मेंस दोनों में काम आ रहा है, तो उसको अच्छे से करो ना। राइट लाइटली राइट। क्यों ले रहे हो? हम्म। तो 4 या 6 महीने का पढ़ो, अगर आपका यूपीएससी बैकग्राउंड नहीं है, तो आप मे भी 8-10 महीने का पढ़ो, पर 4 महीने के बियॉन्ड अगर पढ़ रहे हो तो उसको समझने के लिए पढ़ो कि अच्छा। क्या चल रहा है। अगर कुछ भी, हाँ मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर कोई बोला कि बैंक रेट क्या होता है, या मॉनेटरी हम्म। पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में क्या डिफरेंस है, या फिर हम्म। बजटरी डेफिसिट है, ऐसी चीजें सब पता होनी चाहिए कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, या थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बनती जाए। क्योंकि एकदम जीरो से अगर आप सोचोगे कि यार 4 महीने पढ़ूंगा और काम हो जाएगा, नहीं होगा। हम्म। अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। राइट। तो पीआईबी पढ़ो, ज्यादा काम करेगा। बजट पढ़ो, आप नोट्स बनाते इकोनॉमिक थे? सर्वे। पीआईबी वगैरह के नोट्स बनाते थे हाँ आप? हाँ हाँ, मैं क्या करता नहीं, मुझे पता था कि जिन चीजों को बार बार रिवाइज करना है, उसको प्रिंट आउट निकालो। अच्छा। और जिनको कम कम पढ़ना है, उनको टैब में अंडरलाइन कर करके काम चलाता था। हम्म। तो मैंने पीआईबी के तो कुछ 300-400 पेज के नोट्स थे, उन्हीं को अच्छा। कॉपी करवा लिए थे। और क्योंकि ऐसा था कि पीआईबी हम्म। एक बार पढ़ लिए जैसे प्री स्टेज पे, तो मेंस स्टेज पे फायदा ये रहता था कि मैं फिर प्री में ही डिसाइड कर लेता था कि मेंस वाले पे कौन सा पढ़ना है मुझे। अभी ये से देखो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का क्वेश्चन पीआईबी में आया हुआ है, अच्छा। और वो मेंस पे तो आने वाला नहीं है, पर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का कुछ क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम्म। वो उसके चांसेस ज्यादा है आने के। इस तरीके से ओके। तो मतलब आपको प्री स्टेज पे डिसाइड हो जाएगा कि यार मेंस का किस में काम करते रहना है। और जो लोग पहले से ये चीज प्लानिंग करके चलते हैं, उनका वहां ज्यादा प्लस पॉइंट होता है। मतलब मेरा ये राइट। कहना है कि तुक्के में काम नहीं हो, काम हो तो श्योर शॉट होना चाहिए। श्योर शॉट हो। राइट राइट। और हम्म। इसमें जीए का भी कुछ बताइए कि आपने कुछ जी ऐसे में, प्लेटफॉर्म हाँ फॉलो हाँ, किए? इसमें ना मुझे लगता है ना कि जीए बहुत वास्ट है। अब जनरल अवेयरनेस है। हम्म। अब वो कई कई दिन पंचायती राज डे कौन से दिन है वो कई बार पूछ लेता है, हम्म। कई बार कोई आर्टिकल का पूछ लिया, या हम्म। फिर कभी कभी पंचायती राज सरपंच का टेन्योर क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए, ताकि राइट। एटलीस्ट वहां पे वो 20 20 नंबर का होता है, तो 20 में से मैं 15 नहीं, पर 5-7 क्वेश्चन तो सही करके हूँ, ताकि मेरे हम्म। एटलीस्ट ये कहीं ना कहीं सही। फायदे मिले और कट ऑफ हम्म। क्लियर हो जाए। हम्म। जीए को इतना ज्यादा बहुत ये नहीं लेना है, पर मुझे लगता है एआरडी में 40 में से 25 से 28 नंबर, और इकोनॉमी वाला जो दूसरा सेक्शन है वहां भी इतना ही कि 20-25 नंबर आ जाए, तो ऐसे तो करके हाफ हो फोर्टी जाता है फाइव क्लियर। और पांच और हम्म। 5 नंबर का तुम जनरल अवेयरनेस लगा लो, तो ये सब 50-55 मार्क्स आ गए, तो राइट। सफिशिएंट आराम से प्री क्लियर हो जाएगा। ओके। तो हाँ, मतलब जिस तरीके से और आपने बताया अच्छे फॉलो करें, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ हाँ लोग हाँ अपनी स्ट्रैटेजी बना लेते हाँ हैं हाँ। किसी और की बात सुनकर, चलो इनका आसान लग रहा है ये रास्ता, इसको पकड़ते हैं। नहीं नहीं, देखिए अभी तो नोटिफिकेशन या कुछ नहीं आया, तो मुझे लगता है ना कि मेहनत करो, हाँ। श्योर शॉट इधर काम बनेगा। बनेगा और बनेगा। ये डुएबल है। मैं हम्म। बता रहा हूँ कि अभी भी नाबार्ड साइड कंपटीशन है, पर यूपीएससी जैसा माहौल जैसा इधर नहीं। नहीं है, उधर तो हम्म। बहुत है उधर वाला। बहुत ही गंदा माहौल है। तो और ये आपको इजीली एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर पहुंचा देगा, फिर वापस हम्म। यूपीएससी अगर ये आना है तो इशू जा नहीं सक होगा। राइट राइट। हम्म। हाँ, मतलब जो बच्चे ना यूजी वगैरह में रहते हैं, उनका सबसे बड़ा ये भी डर रहता है कि जैसे आपने यूपीएससी किया, कुछ अटेम्प्ट दिया आपने, और फिर हम्म अपना बार्ड की तरफ आए। हम्म उनका हम्म हम्म माइंडसेट बन हम्म। जाता है कि जो बड़े बच्चे हैं जो आरबीआई नाबार्ड सॉरी यूपीएससी वगैरह देते हैं, वो लोग सेकंड ऑप्शन रखते हैं नाबार्ड को, तो हमारी बस की बात नहीं, क्योंकि वो कंपटीशन में बैठे हुए हैं। आपको मैं बता रहा हूँ कि दो मेरे कांटेक्ट वाले हैं, हाँ। दोनों के दोनों यूपीएससी किए नहीं है, और अभी मेरे साथ फाइनल लिस्ट में। अच्छा। तो हाँ, फिर तो तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि एक ही जगह पर हथौड़ा बार बार मारते रहो। मैंने तीसरी बार में आया हूँ, और 2023 में मेरा मित्र यूपीएस वो भी यूपीएससी कर रहा था, वो 23 अच्छा। में ही क्लियर हो गया। मुझे अच्छा। 25 लगा, मैंने लगा लगातार लगा रहा हूँ। हम्म। तो वक्त करता है ये, पर ये है कि फिर आपको रेगुलर उसी एग्जाम को देते रहो।
मतलब 3-4 एग्जाम, 2-3 हम्म। एग्जाम पकड़ लो कि बस यही ओके। देना है और उनको देते चले जाओ। थोड़ा एक टाइम लैग थोड़ा सा आपका जानना चाहूंगा, लाइक आपने यूपीएससी जब छोड़ा तो नाबार्ड का हाँ हाँ। नोटिफिकेशन आ चुका था कि उसके पहले आपने डिसाइड कर लिया नोटिफिकेशन आने नहीं, से पहले कि मैं तैयारी शुरू कर रहा हूँ? ऐसा नहीं, ऐसा सीन था कि 2024 में जब दिया तो मेरे को लग रहा था मेरा इंटरव्यू कॉल आएगा। फिर अच्छा, जब नहीं आया तब। यूपीएससी के मार्क्स आए तो पता चला कि ये तो अगले 4 साल की और परियोजना है। तो सीधी सी बात ये है कि वहां लग रहा था कि यार अगले चार, और फिर चलो ठीक है 4 साल दिए पर फिर मुझे रिजल्ट चाहिए, राइट। नहीं मिल रहे तो फिर हाँ वो वाला था, तो इस हम्म। चक्कर में फिर मुझे लगा इधर श्योर श्योर काम बन रहा है। हम्म। तो इधर आना मुझे ठीक लगा। पर इधर भी बहुत पैनिक था क्योंकि लास्ट स्टेज पे लग रहा था। इस बार पैनल भी चेंज हुआ था तो थोड़ा सा हम्म। बहुत ट्रिकी गेम लग रहा था। तो 25 की स्टार्टिंग से शुरू कर दिया था आपने लगता है तैयारी नाबार्ड नहीं, के मैं लिए? बीच में और भी एग्जाम्स दे रहा था मुझे ये भले ही नाबार्ड को थोड़ा यूपीएससी के बाद नाबार्ड पे आया, पर मुझे नाबार्ड में भी फेलियर जैसा लग रहा था, कोई भरोसा नहीं है। अच्छा। क्योंकि मेरे साथ में और भी लोग दिए थे तो कहीं कोई कहीं पे अटका हुआ है, कोई कहीं पे अटका हुआ है। अच्छा। ऐसा अच्छा। सीन था इसमें। हाँ हाँ, तो मतलब मत मेन तो स्टेज पे भी। तो बताइए कि प्री बोलिए। प्री के पहले कितना टाइम दिए, लाइक आप प्री से पहले? मैंने इस बार प्री को अराउंड 30 डेज के आसपास दिया था क्योंकि मैं 30 डेज? फेल होना चाह रहा था। हाँ, और इसके पहले वाले में तो 2024 का जब प्री दिया था तो मैं दोस्तों को बताया कि मैं 1 हफ्ता दे दूंगा इसका प्री क्लियर कर। और वो भी गया था? हो भी गया था, वो एग्जाम ही क्लियर था क्या, होना ही है। 30 डेज यार, बहुत मतलब कि तो ये ऐसा है अ, ना कहीं जो चीजें मैं पढ़ रहा हूँ वो किधर हाँ। कहीं से लिंक होके। और फिर हम लोगों का राइट। ऐसा है ना कि एमसीक्यू वाला माइंडसेट भी हो गया है कि हम्म। ट्रिकी क्वेश्चन भी देगा, लंबा क्वेश्चन भी देगा तो मैं पढ़ लूंगा। तो राइट। राइट। वैसा है। और कोई दूसरा जैसे कोई नॉर्मल है तो वो लंबा क्वेश्चन दिखा उसे छोड़ देगा, वैसा करते हम्म। हैं। तो ये वाला माइंडसेट नहीं होना चाहिए। तो क्या नाबार्ड क्लियर करने के लिए 25 एग्जाम फेल करना जरूरी है? फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लिक से क्लियर करना हो तो क्या करे, वो थोड़ा सा बताइए। आपको पता नहीं है ना कि कहाँ पहुंचना है। अब पहले मुझे पता लगा वो था कि, तो ये है कि अच्छा हो गया, अदरवाइज मैं कह रहा हूँ ना कि अभी हाँ। मुंह दिखाने जैसा हाल बेहाल था मैं तो। अरे ऐसी बात नहीं है यार, सब लोग अपनी स्टोरी कि लेकर अभी आते हैं, डिले हाँ हाँ फास्ट हाँ होता रहता है। नहीं, ऐसा सीन था कि एफओ में भी फेल हो चुका था अच्छा। और एपीडा असिस्टेंट मैनेजर भी 2-3 बार दिया। पहली हम्म। अभी एक बार दिया था तो कुछ 1-2 नंबर से नहीं क्लियर हुआ था। और फिर दूसरी बार दिया तो उस टाइम किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर अच्छा। अभी वापस दिया तो लगा यार सिलेक्शन हो जाएगा, हम्म। वापस वहां फेलियर हुआ। तो मेरे पास अब लास्ट नाबार्ड था और अगर ये नहीं होता तो फिर हरियाणा एडीओ का मेंस बाकी है, तो अभी कोर्ट केस चल रहा है। तो बस ये अच्छा। डेली कोर्ट अपडेट देखता रहता हूँ फिर कि यार कब ये इधर कुछ हो इधर। स्ट्रगल तो रियल है भाई आपकी। और हाँ, मैं भी शायद आप एफओ देखते इस बार फिर से। हाँ, मेरे पास वो ऑप्शन भी अब, क्योंकि एफओ भी इतना फेल कर दिया था कि अब शर्म आ रही थी हाँ। कि कैसे दूं इसको अब मैं। क्योंकि क्योंकि यार यूपीएससी वाला बंदा एफओ फेल होना आप मतलब बहुत ही बुरा। हाँ, और ऐसा था कि यही चीज 2022 में कुछ मेहनत किए बिना मिल रही थी। हाँ। हाँ। 2000 तब वैकेंसीज बहुत ज्यादा आती थी। राइट। और राइट। ये था ना कि इतना मेहनत करने के बाद वापस एफओ करना पड़ रहा है। बहुत तो बुरा लगता है। वैसा वाला सीन था, हाँ, बहुत। और फिर बता भी नहीं सकते हाँ ठीक है हम्म। काम कर रहे हम्म। हैं साइलेंटली, वैसा था। अभी क्या है कि हाँ चौड़े अचानक घुमाएंगे दिया जा सकता है। भाई। राइट। राइट। आपकी पीसी की मेहनत भी बहुत, मुझे लगता है, हेल्प किया होगा इसमें बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि मैं बहुत कमजोर छात्र हूँ, बहुत कमजोर। कि मेंस में अभी आपको मैं मेंस स्टेज पे बात करता हूँ या हम्म। और कुछ प्री का बाकी है। नहीं, मुझे इंग्लिश का थोड़ा पूछना था क्योंकि इंग्लिश आपने बताया कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, और मेंस में आप बताइए चलिए कि राइटिंग का जो पार्ट आता है कैसे आपने उसको हाँ क्लियर हाँ। किया। ये फेज 2 की बात कर रहे हो आप? हाँ, फेज टू में ही चलते हैं। हाँ हाँ, फेज 2 में देखिए, इसमें ना इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव दो चीजें। पहले तो मैं हम्म। टाइपिंग पे आता हूँ फिर उसमें आऊंगा। राइट। आप कीजिए कि 35 to 40 वर्ड पर मिनट सामने स्क्रीन पे वो टाइपिंग टेस्ट ऐसा ही कुछ स्पीड ऐसा कुछ आता है। तो सामने हाँ। लिखा हाँ। होता है, उसे टाइप करते जाइए। तो आप उसे 40 वर्ड पर मिनट पे चले जाइए। और हम्म। उसके बाद में ब्लैंक पेज
मतलब जैसे आपको लगे कि मैं 35 क्रॉस कर दिया, फिर ब्लैंक पेज पे लिखते जाइए कि चैलेंजेस ऑफ एग्रीकल्चर और फिर टाइप कीजिए। तो हम्म। एक टाइम आपका ये लेवल आ जाएगा कि मुझे आपका नाम भी लिखना है या एग्रो एकेडमी लिखना है, तो हम्म। मुझे नीचे भी नहीं देखना पड़ रहा है, ना ही स्क्रीन देखना पड़ रहा है, आंखें बंद हम्म। करके भी मैं लिख सकता हूँ। ये लेवल आ जाना चाहिए, और ये ये आ स्टेज जाएगा, कब कोई बड़ी आएगी? बात नहीं है। कितने दिन पे आपको ये आ गया स्टेज कि अब, नहीं? हाँ मेरा आ गया था कि अब तो मेरे को मतलब आंखें बंद करो, बस मेरा वो दो मतलब जहाँ पे वो मतलब रहता है ना कि वहां से पता कि लग जाए हाँ, राइट। ए फोर, हाँ वहां पे उंगली रखा है, तो फिर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो वाला स्टेज आ जाएगा, उस अच्छा, टाइम फिर में आ सही जाएगा, है। कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि अब जब मैं बता रहा हूँ कि जो 23 और 24 का मेंस मैंने ऐसा दिया था कि मैंने मुंह नीचे कर लिया, स्क्रीन जाए भाड़ में। क्योंकि अच्छा। और मेरे पास कोई ऑप्शन था भी नहीं कि तो कोई मुझे तब मुझे पता है टाइम कम मिलता है क्या? टाइम कम नहीं मिलता, मैंने कुछ किया ही नहीं था, 12 12 दिन मेंस को दिया और मेंस देने चला जाता था, ऐसा सीन था। तो इस बार मैं ग्रामर मिस्टेक्स सीरियसली, की प्रॉब्लम नहीं थी? ग्रामर मिस्टेक हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया? वो आपको मैं बताता हूँ ना बाद में। अच्छा। एक हाँ टाइपिंग हो गया, मतलब आप एक स्टेज आ जाएगी कि हाँ, आंखें हाँ। बंद करके भी जो लिखना है लिख सकते हो, अच्छे से हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, मेहनत कीजिए। फिर आते हैं ऐसे पर, ऐसे के पहले हाँ। थोड़ा सा ग्राम। मेरे को 2024 तक मेरा मतलब ऐसा था कि मेरा 8th तक हिंदी मीडियम था, फिर मुझे इंग्लिश मीडियम में डाल दिया गया, तो 10th तक मेरा फिर इंग्लिश रहा। फिर अच्छा। मेरे को लगा कि रिजल्ट निकल नहीं रहा है, तो मैंने फिर फिर 11th 12th वापस हिंदी में किया। हिंदी में किया तो मेरा बीएचयू में सिलेक्शन हो गया, फिर अच्छा। वापस इंग्लिश पे आया, बीएचयू में आके फिर इंग्लिश पे आ गया। तो जो बेसिक फाउंडेशन होता है इंग्लिश का, वो कुछ भी नहीं बना था, नहीं है कभी। हम्म। कुछ भी नहीं बना था। तो 24 में जब ये इस बार दिया, तो इस बार तो मैंने फिर ए एन द कहाँ यूज करते हैं वो तक पढ़ा, और पूरा हेज है कहाँ लगाना है, वॉज वर्क इधर कैसा, सामने अगर कोई बोल रहा है मुझे समझ में आ रहा है, पर अच्छा। मेरी ग्रामेटिकली पूरा बहुत कमजोर था। तो हम्म। इसमें ऐसे कि जैसे कि पहले आपको 25 से 30 टॉपिक इकट्ठे कर लेना है। हम्म। थोड़ा सा एग्रीकल्चर रिलेटेड होना चाहिए कि वुमेन्स इन एग्रीकल्चर, हम्म। क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या है एग्रीकल्चर पे, रूरल इकोनॉमी पे क्या है, हम्म। अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्रीकल्चर में क्या रोल है। इस तरीके से 30 40 टॉपिक इकट्ठे कर लीजिए, थोड़ा हेल्थ अच्छा। एजुकेशन और इनको भी देख लीजिएगा, कभी बाई चांस हम्म। वहां हम्म। पर ऐसा हुआ कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऐसे नहीं आए, तो अच्छा। दिक्कत हो जाएगी। तो हम्म। हम्म। आपने 40 टॉपिक कर लिए, और 40 टॉपिक का आधा आधा पेज, मतलब बीच में से पेपर में लाइन खींच दीजिए, और उनका हम्म। रफ रफ नॉलेज लिखते चलिए। आपने 40 टॉपिक कर लिए, मतलब श्योर शॉर्ट है एग्जाम में 40 में से एक ऐसे आपको लिख के आना है। और उन 40 पेज के पहले 2 4 पेज छोड़ दीजिए, जहां पे वो हम्म। ग्रेवी होगी जो कि हर ऐसे में लिख के आनी है। हम्म। कि मेरे जैसा मैं एग्रीकल्चर का बोलूँ तो एग्रीकल्चर में मेरा एग्रीकल्चर का स्टार्टिंग के 30 40 वर्ड मेरे पहले लिखे ही थे कि मेरे को यही लिख के आना है। बस मैंने अच्छा। एग्रीकल्चर का लिखा कि एग्रीकल्चर में ये चैलेंजेस है, डाइवर्स है, और इसको समस्याओं को क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन और रिसोर्स एक्सप्लोइटेशन के हम्म। द्वारा बढ़ाया जा रहा है। बट कोई अगर कोई भी टॉपिक आ रहा है तो मैं उसको लिंक करते हुए और फिर ऐसा लिखूंगा कि लेट्स डिस्कस, और वो भी तो ये मैं जैसे आपको बता रहा हूँ ना कि जैसे मैंने हम्म। पहले ही डिसाइड कर लिया कि क्या क्या लिखना है। अब लेकिन इसको आपको मैं पूरा टॉपिक तो पता ग्रामरली नहीं है ना? करेक्ट, लेकिन आपको तो पर मेरे को ये तो पता है ना कि सुनिए, क्लाइमेट चेंज पे आया तो भी मैं हाँ, एग्रीकल्चर की समस्याओं को पकड़ के और फिर क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट पे ले चेंज में जाऊंगा कि हाँ भाई अटैच क्लाइमेट कर चेंज के सकते। द्वारा ये समस्या और बढ़ रही है। राइट, राइट, राइट। ये हो समझ गया, गया। इरोजन की बात आई, तो एक दो समस्याओं को लेके फिर मैं धीरे से इरोजन की ओर लेके जाऊंगा। या फिर कोई हम्म। इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात आई, तो मैं पहले समस्या दिखाऊंगा, फिर बोलूंगा कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग कैसे एक मल्टी डायमेंशनल वे में वर्क कर सकता है, है ना, इस तरीके से। हम्म। और ऐसा है कि जब मैंने इंट्रो घर पे ही 50 80 90 वर्ड का डिसाइड कर लिया, तो उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक खत्म। नहीं होने वाली, राइट। और ऐसे नहीं, एक कंक्लूजन, तीन कंक्लूजन बनाऊंगा और 2 3 इंट्रो बनाऊंगा। इवन अब मुझे जैसे कि चलो माना कि एग्रीकल्चर का ऐसे नहीं आया और नॉर्मल इकोनॉमी का आया, तो हम्म। इंडिया हैड सस्टेन्ड लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी इन वर्ल्ड, और फिर उसके बाद इट इज फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी और थर्ड इन परचेसिंग प्रायोरिटी वाला, जैसा कोई लाइन था। इसको अच्छे से ग्रामेटिकली करेक्ट कर लिया, क्योंकि
हम हम्म। जब हमें लगता है कि हम अच्छा ज्ञान लिख रहे हैं, पर उसे आप ग्रामरली चेक करने जाओगे बहुत मिस्टेक्स निकलेगी। राइट। तो ये चीज अगर हम घर पे ही कर लेंगे ना, तो वहां पे हम्म। दिक्कत नहीं होगी। और जो इंग्लिश वाला रहता है उसमें टाइम सफिशिएंटली रहता है, तो आप अच्छा। आराम से बॉडी और इसका लिख लीजिए क्या क्या लिखना है। मतलब क्या हम्म। क्या लिखना नहीं है, मतलब एक ब्रॉडर वे में कि भाई जैसे कि क्लाइमेट चेंज का है, तो मैं अगर सॉइल के हम्म। बारे में लिख रहा हूँ तो मैं लिखूंगा क्लाइमेट चेंज का सॉइल की फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, सॉइल हम्म। डिकम्पोजिशन पे क्या हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो हम्म। थोड़ा थोड़ा बस हेडिंग हेडिंग लिखते चलिए, ताकि फिर आप जब सामने स्क्रीन पे देखो तो ग्रामर मिस्टेक भी नहीं हो, और ऐसे भी आपका अच्छे से लिखा जाए। तो एक ये हम्म। हो गया ऐसे का। लेटर में भी सेम, कि अच्छा। लेटर में तो मेरा एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि जो उसका फाउंडेशन लेटर का होता है ना, कि हम्म। जो भी डेट और ये जैसे कि मुझे वहां पे लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट के बाद में दो डॉट आएंगे, अब उन्हें जो भी बोलते हैं। अच्छा। तो दो डॉट आएंगे, कोई होगा तो सीधा स्ट्रेट लाइन लगाएगा। अच्छा। ठीक है। हाँ। और ग्रामरली के हिसाब से देखोगे तो गलत हो जाएगा। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको? राइट राइट, समझ कि गया। हर जगह ग्रामर की वो, अगर आपने दो स्पेस डाल दिया तो गलत है। हम्म। इस तरीके से अगर मेरे को लिखना है कहीं पे आत्मनिर्भर भारत, और मैंने आत्मनिर्भर भारत को कैपिटल में लिख दिया, हाईलाइट हो जाएगा। ग्रामरली के हिसाब से वो चीज गलत है। गलत है, राइट। तो ये मिस तो लेटर में भी सेम वही करना है कि आप बेसिक बेसिक बना लीजिए। तो 200 वर्ड का लेटर आ रहा है, तो उसमें से हम्म। 140 150 या 100 वर्ड तो श्योर शॉट पहले ही अच्छा। है ना। उसके बाद के 30 40 वर्ड 50 वर्ड नए जोड़ना है। और रहा प्रिसाइज का, तो प्रिसाइज में ना, प्रिसाइज में तो वहां का जो भी आएगा वो लिखना है। पर प्रिसाइज की हेडिंग में घर से याद करके जाऊंगा ना, बेसिक बेसिक जो हेडिंग्स है। हाँ, राइट। ये घर से काम किया तो वहां पे दिक्कत नहीं होगी। तो वर्ड इस काउंट कितना तरीके से मैटर करता है, कि पूरा वर्ड लिखना ही लिखना है, कि आप थोड़ा कम भी रखेंगे तो काम हो देखो जाएगा? एक मेरा जो एक्सपीरियंस 3 अटेम्प्ट का था, कि हम्म। इंग्लिश में आप वर्ड लिमिट करके आइए, क्योंकि अच्छा। अगर नहीं करोगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और जैसे अच्छा। प्रिसाइज में तो टाइटल लिख के आइए, अगर आप टाइटल नहीं लिखे, मेरे एक मित्र ने टाइटल लिखा और स्पेस लगाना भूल गया, तो वो पूरा लाइन बाय एक ही लाइन में हो गया पूरा। अच्छा। उस हाँ, तो उसको सीधा 65 से 55 पे ना मार्क्स दिया। ये सब चीजें एआई चेक करता है, तो अच्छा। नंबर वेरिएशन काफी तो आता है। मुझे ये बताइए अगर कि आप जो वहाँ पे हम्म, राइटिंग वाला पार्ट होता है, क्योंकि हमें नहीं पता, हाँ जो हाँ बच्चे नहीं दिए एग्जाम तो उनको नहीं पता कैसा विंडो होता है, कैसे टाइपिंग करनी है। तो कोई ऐसा हाँ प्लेटफॉर्म हाँ जो हाँ। हमारे पास हो फ्री वाला, उससे टाइप कर सकें, सेम वैसा मुझे ही लगता है ना एक्सपीरियंस कि मिले? हाँ हाँ हाँ, समझ में आ रहा हूँ। एक एसबीआई पीओ भी कुछ इसी पैटर्न पे एग्जाम लेता है, तो वो बता देते हैं कि वहां पे सॉफ्टवेयर कैसा आएगा। यूट्यूब पे कुछ चैनल्स में मतलब अच्छा। यूट्यूब पे वीडियो बने हुए हैं, तो वहां ओके। से पता लग जाएगा कि यार वहां पे क्या होता है। कि अगर आपने जैसे कि मेरा कपिल पटिया लिखा, हम्म। कपिल पट है ना, कोई सेंटेंस लिखा, और फिर मुझे कपिल में पी की बात चेंज करना है कुछ ना कुछ, तो मैं बता दूं कि आप पी चेंज करने जाओगे तो आपको लास्ट में पटक देगा कुछ ऐसा, बोलो उसका सॉफ्टवेयर अलग ही वहां चलता है। अच्छा। वहां पे सॉफ्टवेयर थोड़ा अलग वर्क करता है। तो जहां तक कोशिश करो कि मिस्टेक्स कम से कम हो, और अगर मिस्टेक्स हम्म। हो भी तो आपको घर से ही पता होना चाहिए कि वहां पे वो वर्क कैसे करेगा, और वो आपको यूट्यूब पे बता देते हैं कि यार हाँ ये यहाँ पे किस अच्छा। तरीके से अगर कुछ चेंज करना है तो वो पता लग जाएगा। आप किस पे और प्रैक्टिस वहाँ करते थे, टाइपिंग किस पे प्रैक्टिस करते थे आप? मैं मेनली तो मतलब कहीं पर भी लेटर लिख लेता था, और अच्छा। उसको फिर ग्रामरली पे चेक करता था। ग्रामरली या अच्छा। फिर एक दो और साइट थी, वहां से मुझे वो चेक हो जाता था। और राइट एक राइट। एक प्लेटफॉर्म, एक एआई जिपमर करके कोई सा एक सॉफ्टवेयर था, तो हम्म। वो भी बहुत हेल्पफुल था। मतलब मुझे एक नाबार्ड में सिलेक्ट हुए तो उन्होंने सेंड किया था। तो उसमें क्या अच्छा। होता था कि जैसे 18 मिनट का स्लॉट बुक कर देगा, और 18 हम्म। मिनट में क्वेश्चन का आंसर लिखना है। लेटर का है तो ओके। 40 मिनट का स्लॉट बुक कर देगा, और फिर 40 मिनट में वो लिखना है। तो वो भी बहुत अच्छा हेल्पफुल था प्रैक्टिस के लिए। कि राइट राइट, बहुत वो सारे एनालिसिस प्लेटफॉर्म पे करके भी देता अवेलेबल है। होगा आराम से? नहीं नहीं, वो एनालिसिस नहीं करता, पर वो क्या करता था कि मैंने जो लिख दिया 18 मिनट में बंद हो जाएगा, और वो मुझे पीडीएफ प्रोवाइड कर देगा। वो पीडीएफ को कॉपी पेस्ट अच्छा। करूंगा और सीधा मतलब ग्रामरली पे फिर डालूंगा, तो तो आप गलतियां दिखा देगा। मुझे बता देना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल हाँ दूंगा हाँ 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 वो हाँ बाद हाँ में हाँ भी। हाँ। और इसमें मैं मतलब जैसे स्पेलिंग मिस्टेक्स और जो भी होता था, हम्म। उनको एक कॉपी पे लिखते रहता था। अच्छा। कि
एक बार हो रही है, 2 बार हो रही है, फिर नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ कुछ धीरे धीरे चेंज होता रहे। हम्म। मतलब लिखते चलोगे तो फायदा है। मतलब फायदा। एक कॉपी बना लो तो हम्म। वो हो जाएगा काम, दिक्कत तो नहीं होगी। फेज वन के बाद ही आप स्टार्ट किए थे राइटिंग वाला पार्ट कि पहले से शुरू कर दिए थे? नहीं 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 नहीं, पहले क्योंकि वो 2 बार फेल हो चुका था, तो तीसरी बार में तो इंतजार करना ही नहीं था ना। राइट राइट। हाँ, और सही ऐसा था सही। कि लाइब्रेरी में करता था तो लोग डिस्टर्ब नहीं हो, तो सुबह 6 बजे चले जाओ, अच्छा। 6 से 8 9 बजे तक कर लो तो दिक्कत नहीं है। अदरवाइज फिर उसके बाद में बोलने आ जाते थे, भाई आवाज हम्म। आ रही है, ऐसा कुछ था। पर ये हाँ, मेहनत किया हुआ था, अच्छा अच्छा खासा मेहनत किया था। और हम्म। रहा दूसरा डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव वाला क्वेश्चन। हाँ हाँ। तो वहां पर कोशिश कीजिए कि आप वर्ड लिमिट टच करके आइए। अगर आपकी वर्ड लिमिट नहीं हो रही तो आप पॉइंट ज्यादा बना के आइए। 10 10 अच्छा। 12 12 कोई क्वेश्चन है तो उसमें सॉल्यूशन लिखना है तो 6 6 पॉइंट लिख दीजिए। पॉइंट ज्यादा दिखेंगे, नंबर ज्यादा देगा। ये भी हम्म। वर्क करता है। अच्छा। मुझे मुझे लगा, मेरे साथ दोनों बार में, तीनों बार, 2 बार में तो मैं नंबर देखा हूँ तो वर्क करता है। हम्म। तो वहाँ वर्ड लिमिट टच करके आइए। मतलब वहां पे अच्छा। इससे मैटर नहीं कर रहा है कि आप कितना बेस्ट लिखे हो, पर कितना हम्म। लंबा क्वेश्चन और अच्छे से मतलब फ्रेम करके लिखा है, वो मैटर करता है। राइट राइट और राइट। तीसरा रहा ऑब्जेक्टिव वाला। ये बहुत गेम चेंजर है। अगर आपको लग रहा है कि आप 50 में से 35 मार्क्स से ऊपर आ रहा है, अच्छा। तो आप मतलब दोनों इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव में एवरेज मार्क्स से थोड़ा थोड़ा ऊपर लाओगे तो भी आप फाइनल लिस्ट में इंटरव्यू कॉल पे आ जाओगे। एवरेज मतलब ऑब्जेक्टिव कितना? बहुत मैटर कर रहा है। मतलब देखिए, अगर आपको इंग्लिश में 35 मार्क्स मिला अच्छा। और दूसरे वाला जो डिस्क्रिप्टिव है वहां पे 36 मुझे लास्ट ईयर मिला था, तो मैंने भी वो 36 से ही जोड़ा। अच्छा। और मेरे को ऑब्जेक्टिव में भी 35 36 मार्क्स आया। तो मैं इसको जब जोड़ रहा हाँ। हूँ तो 127 के आसपास जा रहा है। मतलब ओके। मेरा इंटरव्यू कॉल आ रहा हम्म। है ना, इंटरव्यू कॉल राइट आ रहा है। राइट। इंग्लिश तो और आपका अब 100 का हो गया, बाकी 100 में डिस्क्रिप्ट। से मैंने 55 मिनिमम कट ऑफ जाता है, 54 के आसपास कुछ कट ऑफ था लास्ट ईयर। तो मैंने अच्छा। सोचा भाई मेरे को 55 मार्क्स आएंगे, है ना, 55 मार्क्स आएंगे। हम्म। और ऑब्जेक्टिव में 35 36 मार्क्स आएंगे। और दूसरे वाले डिस्क्रिप्टिव में भी मेरे को लास्ट ईयर 36 मिला था। तो वही मार्क्स मैं जोड़ रहा था कि हाँ, इतने ही मार्क्स मुझे मिल रहे होंगे। इनको जोड़ रहा हम्म। था तो मेरा मतलब इंटरव्यू कॉल तो आ रहा है। इस तरीके से ये था। ऑब्जेक्टिव हम्म। गेम चेंजर है। अगर आप ऑब्जेक्टिव में 25 लाए तो आप लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। मतलब अच्छा। इंग्लिश में और दूसरे डिस्क्रिप्टिव में कितना भी बेस्ट कर लो, नंबर का वेरिएशन ऑब्जेक्टिव। उतना मजा मतलब समय। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ही आपको फाइनल लिस्ट में लाएगा। और हम्म। क्योंकि ऐसा है ना कि मैंने ऐसे को भी देखा है कि जब दे के आ रहा था तो जो उन्होंने पहले भी 2 2 बार 3 3 बार मेंस दिया था नाबार्ड का, और उनके हम्म। नंबर उस टाइम में मेरे से ज्यादा थे, और अच्छा। उनका इंटरव्यू कॉल नहीं आया। और रीजन क्या था? ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में मेरा 50 में से 36 मार्क्स था। तो मैं जब इनको ओके। जोड़ रहा था तो मेरा अंदर होने के चांसेस हो रहे थे। और उन लोगों का 25 था, तो 25 सीधा 10 नंबर का भी, तो सीधे राइट। लिस्ट से बाहर हो रहे थे वो। तो हम्म। ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा, और ऑब्जेक्टिव में भी ना आप जितना ज्यादा स्कीम्स पढ़ो वो मैटर करता है। स्कीम्स क्योंकि सीधा क्वेश्चन इतना ट्रिकी वे में बनाता है। एक क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ कि एक कि स्कीम दे दी है जो वुमेन स्पेसिफिक है, और जो मतलब ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दे दिया, बोले कि एक स्पेसिफिक स्कीम है 2016 में लाई गई थी, वुमेन अच्छा। स्पेसिफिक है, अब बताओ इसका नाम। हम्म। हो गया। और बाद में वो एलपीजी का वो जो सिलेंडर प्रोवाइड कर रहे थे सिर्फ वुमेन्स को ही प्रोवाइड कर रहे थे। अच्छा। कुछ उसका हाँ, तो वो मतलब बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है। मतलब बहुत लंबा पैराग्राफ दे देगा और फिर हम्म। उसमें क्वेश्चन पूछेंगे। तो फेज 2 में ऑब्जेक्टिव में नंबर लाना बहुत ट्रिकी रहता है। पर और वहां भी ना, आप एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी और पोल्ट्री, इनके करंट अफेयर वाला अच्छे से क्वेश्चन कर लीजिए, नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव में ऐसा रहता है कि आपको ना मोस्टली पहले तो स्टैटिक क्वेश्चन आपका कंप्लीट होना चाहिए, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री और हम्म। फिशरी पोल्ट्री, इनके ना बेसिक बेसिक। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लेता है कि पर अच्छा। कैपिटा एग अवेलेबिलिटी क्या है, या फिर हम्म। कोई स्टेट के नाम ले लेगा। इस हम्म। बार जैसे आया था कि कॉफी प्रोडक्शन का आया था कि अच्छा। कॉफी, अब मुझे ये पता था कि कॉफी के लिए कर्नाटक हाईएस्ट है, पर अब उसने ये भी पूछ लिया कि कॉफी के लिए वर्ल्ड लेवल पर कौन है हाईएस्ट, ऐसे क्वेश्चन पूछे थे। अच्छा। और जिनका आंसर लगाना मतलब हो ही नहीं पा रहा था वो। हम्म। तो मतलब थोड़ा सा इस एआरडीए इन 3 4 क्वेश्चन को देख लोगे हम्म। तो इजी क्वेश्चन आते हैं और सीधे सही हो जाते हैं। वहां पे ऐसा है ना कि जैसे एक क्वेश्चन आया तो 3 क्वेश्चन देगा उसके अंदर। अच्छा। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन देगा, तो इसे सीधे अगर आपसे नहीं हो रहा सीधे 8 9 नंबर जाते हैं। वहां पे ऐसा ही मतलब होता ये है। समझा नहीं मैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आया मतलब एक तीन क्वेश्चन। पैराग्राफ देगा, एक पैराग्राफ देगा
कि जैसे हाँ एक हाँ एक सूरज करके कोई मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी ने शायद कोई स्कीम्स चला रहा है, माइनॉरिटी या वुमेन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन हम्म अफेयर वाली मिनिस्ट्री चला रही है। अब वो स्कीम के बारे में बोल, ऐसा नहीं बोला, उसके बारे में लिख दिया और बोलते हैं ये कौन से स्कीम या पोर्टल के बारे में बात कर रहा है, पहला क्वेश्चन। हम्म। ये स्कीम कौन से मिनिस्टर ने चालू की थी, दूसरा क्वेश्चन। अच्छा। इस स्कीम में फंड एलोकेशन कितना है, तीसरा क्वेश्चन। और ये तीनों क्वेश्चन दो दो नंबर के थे, सीधे छह राइट नंबर राइट राइट का राइट। ही है। तो ये हम्म। चीजें बहुत ट्रिकी कर देती है। जैसा आरसी आता और है इंग्लिश में, एक बड़ा पैराग्राफ दे देंगे, हाँ उसके हाँ बाद हाँ दो तीन हाँ क्वेश्चन, हाँ हाँ वैसा ऑब्जेक्टिव में दे हाँ रहे हैं। हाँ 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 हाँ, ऐसा देता है। तो हम्म। और इनमें ऐसा है ना, अगर आपको नहीं पता है तो तुक्का मारे तो आप गए। अभी जैसे सारे चले ये गए। पोर्टल की बात की, सारे चले हम्म गए। ये पोर्टल की बात की थी, तो मैंने इसमें दो पे मारा था तुक्का, एक को छोड़ दिया था। बाद में हम्म। पता चला दोनों के दोनों गलत हुए। तो आपको एग्जाम में भी श्योर शॉट होना चाहिए कि जब एक या दो क्वेश्चन एलिमिनेट कर दिए, मतलब दो ऑप्शन एलिमिनेट किए, तो उस पे मारिए। ऐसा मत हम्म कीजिए कि यार चार के चार ब्लाइंड है और आप फिर मार रहे कि यार किस्मत चलेगी मेरी। नहीं, ऐसा हम्म नहीं होगा। मतलब आप 50% पे आ गए या 50% 50-50 पे आ गए, आप हम्म। श्योर शॉट मारिए, फिर गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है। और वहां पे ऐसा राइट। भी होता है, पांच ऑप्शन होते हैं, चार नहीं होते। अच्छा। तो एक स्वीट रिवॉल्यूशन का आया था हनी बी के बारे में। अब मैं वो हम्म। चार ऑप्शन देखा और मुझे पता था कि ये स्वीट रिवॉल्यूशन इससे रिलेटेड है, पर वहां पे कुछ और रिवॉल्यूशन का लिखा हुआ था। और मैं देखूं यार ये तो है ही नहीं। अब मेरे दिमाग में ऐसा कि चार ऑप्शन का ही गेम चल रहा था। बाद में पता हम्म। चलता पांचवा ऑप्शन नीचे था और वो मेरा क्वेश्चन गलत हुआ। तो ओके। वहां पे माइनस मार्किंग के भी ध्यान देना है, और जहां तक हो हम्म। सके कि ऑब्जेक्टिव, मतलब जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना उतना ये अच्छा। इस जगह पर आएगा, और इस जगह पर अगर आप नंबर लाए तो आपका हम्म मतलब प्रोबेबिलिटी अंदर होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अगर हम्म। अधिकतर का मैं देखा हूँ कि अगर आप वहाँ 35-37 मार्क्स ले आए तो ये बहुत 50 ज्यादा में से चांसेस है बात कि कर रहे हैं? हाँ 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 50 में से। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे ना कि जो वहां पे 20 नंबर, 22 नंबर, 25 नंबर ये हम्म। ऐसे लेके आएंगे, और वहां पे आपका राइट। 35-37 मार्क्स है, तो सीधा प्लस इंटरव्यू पॉइंट। ज्यादा मैटर और नहीं करेगा इंटरव्यू, मतलब, तब हाँ अगर अच्छे इंटरव्यू हैं। फिर एवरेज एवरेज कि आप जैसे हाँ। मैंने आपको 127 बताया, तो मैं हम्म। इसमें दो चार नंबर और ऐड कर लूँ कि यार चलो भाई मैंने अब इस बार 10 उंगली से टाइप किया है तो नंबर ज्यादा मिलना चाहिए, तो मैं इसको 132 तक जा रहा हूँ। और मैंने अच्छा। सोचा चलो इंटरव्यू में अब बेकार भी जाएगा और 35 मार्क्स भी देगा तो भी मैं फाइनल लिस्ट में आ रहा हूँ। इस हम्म। तरीके से मतलब वो थोड़ा आप प्रोबेबिलिटी मतलब मिला के देखो। और ये चीज एफओ में भी ऐसा ही होता है कि अगर आपको पता है कि मेरे मेंस में नंबर अच्छे आ रहे हैं तो तो इंटरव्यू आप ज्यादा मैटर नहीं चांसेस ज्यादा हो करेगा। जाते हैं ना, इंटरव्यू हम्म। ज्यादा अच्छा, हाँ पर अच्छा भी जाता है, कॉन्फिडेंस रहता हाँ, है ना कॉन्फिडेंस कि रहता है कि मेंस में हाँ अच्छे हैं। राइट हाँ कि राइट राइट। आप मुझे कितना भी नीचे ले जाओगे तो भी हम्म। मैं आऊंगा, उस तरीके से रहता है। बिल्कुल और बिल्कुल। इंटरव्यू का ऐसा है कि कॉन्फिडेंट होके जाइए, और इंटरव्यू बहुत अच्छे से लेते हैं। इस बार गांधी सर थे, डिप्यूटी चेयरमैन, डिप्यूटी गवर्नर थे, उनका अच्छा। बैकग्राउंड भी पढ़ा, बहुत अच्छा था। सिर्फ मतलब आपके इंटरव्यू बारे बहुत में अच्छे से जानना चला। चाहते हैं कि वो थोड़ा सा टेक्निकल जाते हैं सब्जेक्ट के ऊपर? नहीं, वो काफी क्वेश्चन इधर उधर से पूछे थे उन्होंने। जैसे एक क्वेश्चन पे मैं भी अटक गया था। एक मैम ने पूछा था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंडिया में प्रमोट करने के लिए क्या करना है, तो मैंने कहा कि मैम स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को आगे बढ़ाना चाहिए और उनपे ये करवाना चाहिए। हिंदी में तो था क्या मैम ने आपका? सीधा यही बोला कि मैंने हिंदी में दिया था क्योंकि मैं हिंदी हो में अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो हिंदी में वो हाँ अलाउ करते हैं? नाबार्ड में कोई, हाँ नाबार्ड में ऐसा कोई बायसनेस नहीं है, आप हिंदी इंग्लिश फिर तो दोनों बहुत सही है। आपको बहुत अच्छा है। जैसे यूपीएससी में ऐसा है कि हिंदी से कि हो तो और चांसेस कम हो जाएंगे, हाँ वहां पे इसमें। ऐसा नहीं है। हाँ। वहां पे मतलब आप आपका मतलब अच्छे हम्म। से कॉन्फिडेंस जा रहा है तो अच्छा रहेगा। तो आप मैम ने राइट राइट। ऑर्गेनिक फार्मिंग पूछा और मैंने स्मॉल मार्जिनल बोला, तो उन्होंने सीधा बोला कि पहले ही गला कटा हुआ और पूरा काट दोगे क्या। तो मैंने फिर इनको स्पष्ट रिप्लाई दिया कि मैम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा परंपरागत कृषि विकास योजना और वो नेशनल मिशन फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये राइट। दो स्कीम चलाई जा रही है और इसमें काफी अच्छा अमाउंट प्रोवाइड किया जा रहा है। और मे भी 2-3 साल में एक बार सॉइल की रिप्लेसमेंट कैपेसिटी बन गई जो ये लॉन्ग टर्म प्रॉफिट करेगा। हम्म। तो फिर वो सेटिस्फाई हुई, हाँ स्कीम है और इसमें वर्क किया जा रहा है, और राइट। एक बार हो गया काम तो फिर लंबे टाइम तक दिक्कत नहीं होगी। और अगर लार्ज फार्मर को करोगे तो वही 8-10% पे मेहनत करोगे और वही फल का फायदा लेंगे ना। तो हम्म। इस तरीके से सेटिस्फाई हुए थे, पर इंटरव्यू ठीक था मेरा। ग्रेट। हाँ हाँ हाँ। तो अभी तो शायद मार्क्स तो नहीं बताएंगे कितने मार्क्स किस सब्जेक्ट नहीं, में मिले। ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग के बाद आएगा वो, ज्वाइनिंग सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। हम्म। और फिर उसके बाद मार्क्स
सबके रैंक आपको पता चली होगी सभी के शायद। आएंगे। नहीं, इसमें रैंक नहीं होता है रैंक नहीं सबको। होता। मेरा जैसे जर्नलिस्ट से था, तो हम्म। जर्नलिस्ट की 48 सीटें तो वो हाँ 48 उसमें से जर्नलिस्ट रहेंगे। कोई फर्स्ट सेकंड रैंक कोई सेकंड रैंक कुछ नहीं है, नहीं होता। क्योंकि सभी को राइट। एक समान जॉब मिलती है, तो एक फिर क्यों सवाल। ऊपर नीचे करना। राइट अगर आप राइट। स्पेशलिस्ट हो तो आपका अलग दायरा रहेगा। सही। इस तरीके हम से वहाँ पे जैसे होता मैं है। एग्री इंजीनियर हूँ और एग्री इंजीनियर की एक पोस्ट आई थी। आई थिंक हाँ दो हाँ साल हाँ पहले भी एक पोस्ट आई थी, अब पता नहीं कौन हाँ उस हाँ पे हाँ। अभी है। देखो, हमने वहां पे हमने दिया रिस्क नहीं। ज्यादा रहता है। अच्छा। रिस्क रहता है वहां। जनरलिस्ट में ऐसा है ना कि अ, आप स्पेशलिस्ट पे गए और एक भयंकर पढ़ने वाला बैठा हुआ है, तो फिर वो प्रोबेबिलिटी निकाल लेता है। निकाल लेता है। तो अगर और ऐसा भी होता है कि जनरलिस्ट। जो मान लो बच्चे सीरियस नहीं है, मान लो एक स्पेशलिस्ट की पोस्ट आई हाँ है और उसका कट हाँ ऑफ हाँ हुआ नहीं क्वालिफाई, तो सीट खाली रह जाती है कि कैसे भी करके भरते हैं वो। हाँ। खाली नहीं 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 नहीं, फिर वो थोड़ा सा ऐसा सीन रहता है कि खाली भी चली जाएगी, ऐसा नहीं हो, खाली भी चली जाएगी। इस बार क्या हुआ कि एक दो स्ट्रीम में, जैसे फाइनेंस वाली स्ट्रीम में हम्म। एक सीट थी और एक ही बच्चा इंटरव्यू दे रहा है। अच्छा। ये हुआ, मतलब श्योर शॉट उसका सिलेक्शन होना था। वो मान यूपीएससी लो सिलेक्टेड उसका बंदा भी था। फाइनल कट ऑफ मैच नहीं गया, तो कैसे सेलेक्ट करेंगे उसको फिर? नहीं, वो मतलब जैसे इनमें मेरिट रहता है ना। जैसे इंग्लिश का उन्होंने बनाया कि इतने हम्म। मिनिमम मार्क्स इतने चाहिए, तो आप इतने मार्क्स ले आओगे तो वो हो जाएगा। तो मे भी कुछ लोग अच्छा। ला ही नहीं पाए होंगे, तो इस हम्म। तरीके से उनका होता। और वो जो राइट पर्सन राइट। था वो यूपीएससी निकाला हुआ था, मतलब मेन सीएससी निकाला हुआ है। अच्छा। और उनका कहना था कि अगले 13 साल बाद मेरे को प्रमोशन मिलेगा। कोई सी बी ग्रेड की पोस्ट मिली थी, पता नहीं मुझे कौन सी पोस्ट थी। तो वो इधर यूपीएससी साइड है, और फाइनली सिलेक्शन ले लिया। क्या बात। और उनको पहले ही श्योर था कि भाई एक सीट है और एक अकेला हो, क्योंकि किसी ने आरटीआई से पता लगा लिया था कि कितने कितने बच्चे दे रहे हैं। वो 3 गुना हम्म। रहता है। तो उनको राइट श्योर हो गया राइट। था कि यार अब तो ग्रेट। आई थिंक हमने नाबार्ड में तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, और बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी एफओ देते हैं और मतलब उनका फेलियर भी रहा है काफ़ी टाइम से, आपने फेलियर देखा है। तो आप सजेस्ट करेंगे प्लान बी रखने के लिए नाबार्ड को कि एएफओ अगर आपको जम रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो आपने बताया घबराते हैं, उतना करंट अफेयर नहीं कर पाते। फेलियर का रीजन मैं बताता हूँ कि थोड़े से पैसे का वो मतलब ये मत कीजिए। अगर हाँ। कोई जैसे कि मेरा जब हम्म। एफओ नहीं हुआ था, तो मेरे को लगा था कि आपका कुछ 500 600 में कोई सा कोर्स आ रहा था। मुझे हम्म। तो सिर्फ नोट चाहिए था, तो मुझे लगा कि राइट। यार वो ले लेना चाहिए था। बाद अच्छा। में गिल्ट हुआ तो इस चीज का, जब फाइनल लिस्ट में नहीं आया था। हाँ तो हाँ मुझे लगता है कि यार जैसे इस बार मैंने कोचिंग अभी हाँ। स्टार्ट, पहले 2 अटेम्प्ट में मैं किसी और का पोर्टल यूज करता था मेंस के लिए। अच्छा। इस बार खुद ने पैसे इन्वेस्ट किए थे, तो ओके। खुद मतलब थोड़ा बहुत दे देना बनता है। पर वो हम्म। चीजें ना प्यूरिफाई होके चीजें मिलेगी आपको। एफओ के लिए में सुंडा और वो पड़ता था, बट वो अच्छा। अपडेटेड रहते नहीं थे। अच्छा। तो मतलब वो एक चीज थी मिसिंग कि यार अब हम्म। जैसे इस बार वो बेम्बू ट्री का क्वेश्चन आया था। हाँ। 2 3 क्वेश्चन आए थे और मेरे सीधे गलत गए। अब कोई इंसान अगर कहीं से अच्छी जगह से कोचिंग किया हुआ है, तो वो श्योर शॉट सही करेगा। एएफओ को लगातार दिया, हम्म। नाबार्ड देते आ रहा हूँ। तो इनमें क्या रहेगा ना कि आप एक ही लाइन में जा रहे हो। अगर आप हर जगह अलग अलग सिलेबस है, तो फिर इशू हो जाएगा। राइट। तो मुझे लगता है कि और मेहनत करते रहिए, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे वही रिजल्ट लेके आएगी। और रिजल्ट आएगा ना तो मजा आएगा। बहुत, फिर अलग बहुत ज्यादा मजा आएगा। फीलिंग आती है। राइट राइट। ग्रेट हाँ, ग्रेट। फीलिंग ओके। आती है। अरे काफी लंबा टाइम मुझे भी हो गया था करते करते, तो हम्म। मतलब स्ट्रगल किया तो हम्म। रिजल्ट मिला और काफी लोग खुश हुए। राइट। सही है, मतलब मेहनत रंग लाई है कपिल आपकी। हाँ 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 सो इसको यहीं पे एंड करते हैं। हाँ। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, और बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर से। तो दोस्तों, धन्यवाद धन्यवाद। आप लोग को, अगर आप यहाँ तक वीडियो में आ चुके हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपनी बधाइयाँ आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कपिल जी के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह हो, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह पे आप इनसे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक थैंक यू केयर। थैंक यू।